देखिए, आज की जो हमारी ये क्लास है, ये क्लास यूजीसी नेट पर आधारित है। जैसा कि आप भलीभांति तरीके से जानते हैं कि आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले यूजीसी नेट सोशल वर्क के अंतर्गत यूनिट नंबर सेकंड बात करने वाले हैं, यूनिट नंबर सेकंड पर। और उसी के अंतर्गत एक सिद्धांत मिलेगा आपको, मानवतावादी सिद्धांत। इसे हम लोग ह्यूमनिस्टिक थ्योरी कहते हैं। हालांकि मनोविज्ञान का एक प्रमुख दृष्टिकोण होता है जो 1950 और 60 के दशक में व्यवहारवाद और मनोविश्लेषण के विकल्प के रूप में सामने आया था। और इसी सिद्धांत को मुख्य रूप से दो प्रमुख विद्वानों ने विकसित किया है। एक नाम तो आप जानते हो, अब्राहम मैस्लो। दूसरा नाम पता है किसी को? कार्ल रोजर्स। बिल्कुल सही जवाब, कार्ल रोजर्स। ये दूसरे विद्वान हैं। अब यहाँ देखिए, ये जो मानवतावादी सिद्धांत है, ये बेसिकली व्यवहारिक वैज्ञानिक के आधार पे बात कही जा रही है कि व्यवहार विज्ञान में मानवतावादी सिद्धांत होता क्या है। इस पर थोड़ा सा हम जिक्र कर रहे हैं कि व्यवहारवादी सिद्धांत जिसे बेसिकली, ठीक है, जिसे मानवतावाद भी कहा जाता है, एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है जो व्यक्ति की अंतर्निहित अच्छाइयाँ, क्षमता और आत्म साक्षात्कार पर बल देता है। 20वीं सदी के मध्य में व्यवहारवाद और मनोविश्लेषण के नियतिवादी दृष्टिकोण की प्रतिक्रिया के रूप में विकसित हुई। और मानवतावादी सिद्धांत व्यक्तिपरक अनुभव, स्वतंत्र इच्छा और व्यक्तिगत विकास की खोज पर केंद्रित है। मानवतावादी मनोविज्ञान संपूर्ण व्यक्ति को समझने का प्रयास करता है और व्यक्तिगत अनुभव और व्यक्तिगत मूल्य और आत्म सुधार की प्रेरणा के महत्व पर बल देता है। ठीक है, सिंपल बात है कि मनोविश्लेषण के विकल्प के रूप में जब व्यवहारवाद का ये सिद्धांत सामने लाया गया तो व्यक्तिगत विकास पर बेसिकली ज़्यादा फोकस किया गया, व्यक्तिगत अनुभव पर ज़्यादा बल दिया गया। उसे कहीं न कहीं आत्मनिर्भर बनाने की क्रिया में मानवतावादी सिद्धांत सफल रहा। जैसे अगर मैं आपसे, व्यक्तिगत अनुभव का महत्व बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि व्यक्तिगत अनुभव का महत्व कार्ल रोजर्स ने माना है कि व्यक्ति का जो अनुभव होता है वो सेल्फ एक्सपीरियंस और सेल्फ कॉन्सेप्ट पर आधारित होता है। ठीक है, और इसी सिद्धांत को अब्राहम मैस्लो ने आवश्यकता का पदानुक्रम का सिद्धांत दे दिया, क्योंकि व्यक्तिगत विकास पर बल दे रहा था, संपूर्ण व्यक्ति को समझने का प्रयास कर रहा था, व्यक्तिगत मूल्य और आत्म सुधार की प्रेरणा के महत्व पर बल दे रहा था, इसलिए उसे आवश्यकता का पदानुक्रम का नाम दिया। और दूसरी तरफ, क्योंकि हर जगह व्यक्ति का विकास हो रहा है, हर जगह पर्टिकुलर व्यक्तिगत अनुभव की बात हो रही है, पर्टिकुलर व्यक्तिगत में आत्म सुधार की बात हो रही है, तो इसलिए कार्ल रोजर्स ने इसे व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा कह दिया। दोनों बातें ध्यान रखना है कि कार्ल रोजर्स ने क्लाइंट सेंट्रल थेरेपी दिया और हायरार्की ऑफ नीड्स जो है अब्राहम मैस्लो ने दिया। आशा करता हूं कि आप बात समझ गए होंगे कि कि यहाँ पर हम बात करते हैं मानवतावादी सिद्धांत। ठीक है, मानवतावादी सिद्धांत के दो रूप हैं, जिसमें एक मैंने बताया आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत और दूसरा मैंने नाम बताया व्यक्ति केंद्रित। ठीक है, तो मानवतावादी सिद्धांत इसी क्रिया पर बल देता है। आगे बात करते हैं प्रसिद्ध मानवतावादी सिद्धांतकार। यहाँ देखिए, सिद्धांतकारों में अब्राहम मैस्लो का नाम, कार्ल रोजर्स का नाम और रोले में, एक विद्वान है रोले में, है ना, ये एक विद्वान है, मनोवैज्ञानिक है, जिन्होंने मानवतावादी सिद्धांत में अपना रोल अदा किया है। और मैं आपको बता दूं, इन रोले में का नाम अगर यूजीसी नेट में आएगा तो जानते हो क्या करके आएगा? यूजीसी नेट में आएगा अस्तित्ववादी सिद्धांत, ये नाम आएगा। और यदि यूजीसी नेट में आएगा तो मैस्लो का नाम में तो आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत आएगा, आवश्यकता का पदानुक्रम का सिद्धांत आएगा। और यदि कार्ल रोजर्स का नाम आएगा
तो व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा करके नाम आएगा। तो तीनों बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तीनों अपने आप में एक अहम रोल अदा करते हैं। उन्होंने जोर दिया कि मानव जीवन का मुख्य प्रश्न जानते हैं क्या है? अस्तित्व का अर्थ क्या है, इसलिए अस्तित्ववादी सिद्धांत दिया। कहीं कहीं इससे अस्तित्ववादी चिकित्सा का नाम भी दिया गया है। लव एंड विल, लव एंड विल, लव एंड विल मतलब स्नेह और इच्छा, एक पुस्तक है और इस पुस्तक में प्रेम, इच्छा और स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया था रोलेमे ने सन 1969 में। ठीक है, तो याद रखिएगा, मनुष्य केवल जैविक और सामाजिक प्राणी नहीं है, बल्कि वह एक अर्थ खोजी प्राणी है ना, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अब्राहम मैस्लो के, अब थोड़ा सा पिरामिड पर लेकर चलते हैं। मैस्लो ने अपनी आवश्यकता के पदानुक्रम के लिए सबसे ज़्यादा माने जाते हैं और जो एक प्रेरक सिद्धांत है जो स्वाभाविक मानवीय आवश्यकताओं के एक समूह की पिरामिड संरचना में व्यवस्थित करता है। और यह पदानुक्रम मूल रूप से बुनियादी शारीरिक आवश्यकताओं से शुरू होता है और उसके बाद सुरक्षा की आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता, अंत में सबसे ऊपर आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता। अब्राहम मैस्लो की कुल 5 आवश्यकताएं हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा, भूलना नहीं है आप लोगों को। जी सर। परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, क्रम में लगाने के लिए आता है। अब व्यक्ति की इन्हीं आवश्यकताओं को क्रमिक रूप से पूरा करने के लिए प्रेरित होते हैं और आत्म साक्षात्कार तभी प्राप्त हो सकता है जब अन्य सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं एक बात और, अब्राहम मैस्लो ने एक बात कही थी कि हर प्राणी आवश्यकता लेकर पैदा होता है और आवश्यकता के साथ ही वो समाप्त हो जाता है। ये बात भी अब्राहम मैस्लो ने अपनी परिभाषा में बताई भी है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं आप अभी नीचे बताऊंगा आप लोगों को आवश्यकताओं के बारे में, जो कौन कौन सी आवश्यकताएं, थोड़ा सा बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, समझिएगा। अब बात कर लेते हैं, कार्ल रोजर्स ने व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा विकसित किया, जो मनोचिकित्सा का एक गैर निर्देशात्मक, सहानुभूतिपूर्ण और क्लाइंट केंद्रित दृष्टिकोण था। कार्ल रोजर्स ने व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा यानी क्लाइंट सेंट्रल थेरेपी, पर्सन सेंट्रल थेरेपी का विकास किया और इसे गैर निर्देशात्मक चिकित्सा भी कहा जाता है। परीक्षा में बहुत कम लोगों को पता है, अगर इनकेस आ जाए तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसे गैर निर्देशात्मक चिकित्सा भी कहा जाता है। ठीक है, नॉन डायरेक्टिव थेरेपी। ठीक है, अब इसी थेरेपी में या इसी चिकित्सा में कार्ल रोजर्स ने कहा कि मनोविज्ञान एक मानवतावादी और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण है। क्या है ये? मानवतावादी और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण है, समझिएगा बात को। तो इन्होंने बेसिकली कहा कि एक तो व्यक्ति केंद्रित है, क्योंकि इसमें व्यक्ति यानी केंद्र में जो होता है वो क्लाइंट होता है, ना कि चिकित्सा, थेरेपी नहीं, डॉक्टर वगैरह नहीं होते यहाँ पे। बेसिकली सेंटर में कोई होता है तो क्लाइंट होता है। दूसरी बात है गैर निर्देशात्मक चिकित्सा, व्यक्ति पर अपने सुझाव और निर्णय थोपता नहीं है, बल्कि केवल सहयोग और समझ का वातावरण बनाता है। सहानुभूतिपूर्ण समझ, बिना शर्त सकारात्मक सम्मान, प्रामाणिकता और स्वाभाविकता चिकित्सा की भूमिका यहाँ पर बनती है। व्यक्ति को अपनी समस्याओं और अनुभव को स्वयं समझने और हल करने में सक्षम बनाता है। अगर कोई थेरेपी तो वह क्लाइंट सेंट्रल थेरेपी। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। इन शॉर्ट में आप इसे कह सकते हो पर्सन सेंट्रल थेरेपी भी बोल सकते हो, पीसीटी भी बोल सकते हो। तो चिकित्सक एक सहायक और गैर आलोचनात्मक वातावरण बनाता है जिसमें क्लाइंट को बिना कोई व्याख्या थोपे अपनी भावना, अनुभव का अन्वेषण मतलब खोज करने के लिए प्रोत्साहित करता है। और रोजर्स ने चिकित्सकीय संबंध के महत्व पर बल दिया। सफल चिकित्सा के लिए 3 मुख्य शर्त की पहचान है इसमें। एक है सहानुभूति, दूसरा है बिना शर्त सकारात्मक सम्मान और तीसरा है अनुरूपता।
अनुरूपता। तो ये 3 बातें बेसिकली इसमें रखी गई है इस चिकित्सा में या इस थेरेपी में, या आप ऐसा सिद्धांत में भी कह सकते हो। रोले का नाम मैंने अभी बताया आपको, अस्तित्ववादी मनोवैज्ञानिक थे ये, और इन्होंने स्वतंत्रता, उत्तरदायित्व और अर्थ और प्रमाणिकता जैसे अस्तित्वगत सरोकार के संदर्भ में मानवीय अनुभव को समझने के महत्व पर बल दिया है। और उनका मानना है बेसिकली कि मनोवैज्ञानिक समस्याएं अक्सर व्यक्ति की आंतरिक इच्छा और समाज की बाहरी मांगों के बीच तनाव से उत्पन्न होती है ना, और इसमें चिंता, अलगाव, निराशा की भावना बेसिकली पैदा होती है। रोले में का चिकित्सा दृष्टिकोण व्यक्तिगत विकास और आत्म जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए है, और क्लाइंट को उसकी अस्तित्वगत चुनौतियों के सामना करने के लिए है और उसे समझने के लिए दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये थी बेसिकली 3 विद्वानों की थोड़ी बेसिक चीज़ें। अब आप आसानी से बता सकते हो अस्तित्ववादी दृष्टिकोण किसने दिया है, आप बता सकते हो व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा किसने दिया है, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया है, और थोड़ी थोड़ी सी जो मैंने बेसिक चीज़ें बताई हैं वो बात भी आपको अगर पता है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी है। अगर आपको मैं यही कहूँगा कि क्लास समाप्त होने के बाद एक बार रिकॉर्डिंग क्लास आप जरूर देख लीजिएगा ताकि वो भूले ना आप लोगों को। अब हम बात करते हैं अब्राहम मैस्लो ने अपनी आवश्यकता के पदानुक्रम सिद्धांत को बेसिकली, अच्छा कई जगहों पर बेसिकली कहीं कहीं तो 1950 मिलता है, तो कहीं कहीं आपको इसी का 1943 मिलता है। तो 1943 वाले को आप प्राथमिकता दे दीजिएगा क्योंकि ये परीक्षा में जो पूछा गया है तो ये सही भी माना गया है। ठीक है, तो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी 1943 में कुल 5 आवश्यकताओं का वर्णन किया इन्होंने, और उन्होंने एक पिरामिड के रूप में प्रस्तुत किया बेसिकली। ठीक है, और इसे आवश्यकताओं के 5 स्तरीय मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। पदानुक्रम के नीचे से लेकर ऊपर की ओर चलता है। शारीरिक की आवश्यकताओं का मतलब यहाँ पे था कि भोजन, पानी, नींद, वस्त्र, आवास, जीवन निर्वाह के लिए सबसे बुनियादी जो ज़रूरतें होती हैं उसको रखा गया था। फिर दूसरा रखा गया सुरक्षा की आवश्यकता, सेफ्टी नीड बताया गया, जहाँ नौकरी की सुरक्षा की बात हुई, सुरक्षा, स्थिरता, रोजगार, स्वास्थ्य, संसाधनों की गारंटी वगैरह की बात की गई, वो सुरक्षा की आवश्यकता थी। तीसरा बेसिकली प्रेम और अपनेपन की या अपनत्व की आवश्यकता को दर्शाया गया, तीसरा वाला। ठीक है, संबंध की आवश्यकता को भी आप कह सकते हो, जैसे परिवार हो गया, मित्र हो गया, संबंध हो गया, समूह में स्वीकृति होगी, प्रेम और अपनापन हो गया, वो चीज़ें दर्शाई गई यानी दोस्ती। सम्मान, उसके बाद आता है आत्मसम्मान की आवश्यकता, स्टीम ऑफ नीड इसको कहा जाता है चौथे को। और इसमें अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो सम्मान पाना, प्रतिष्ठा, आत्मविश्वास, सफलता की मान्यता इत्यादि चीज़ों को इसमें रखा गया। लास्ट में आता है आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता या यहाँ पे जो आत्मनिर्देशन भी कहा जाता है, इसे आत्मनिर्णय भी कहा गया, कई नाम से इसको जाना गया है। तो अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करना, रचनात्मक और आत्मविकास और उद्देश्य की प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य से बेसिकली आत्म साक्षात्कार की शब्दों को रिलेट कराया गया। इसीलिए कहा गया है कि मैस्लो की कुल 5 आवश्यकताएं होती हैं और इन्हें बेसिकली पिरामिड के रूप में दर्शाया भी गया है। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ये देखिए एक पिरामिड के रूप में आपके सामने मैं प्रस्तुत भी कर रहा हूँ, मैस्लो की हायरार्की थ्योरीज। ठीक है, यानी आवश्यकता का सिद्धांत आप देख सकते हैं। यहाँ पर शारीरिक आवश्यकता में क्या रखा गया, फिजिकल नीड्स है ये, और सिंपल बात है, मैंने जो अभी भी बताया है आपको, भोजन, पानी, नींद, वस्त्र, आवास, जीवन निर्वाह के लिए सबसे बुनियादी ज़रूरतें इसी में आती है। फिर सुरक्षा की आवश्यकता दर्शाई गई है, और सुरक्षा की आवश्यकता में मैंने कहा था रोजगार, स्वास्थ्य, संसाधन की गारंटी वगैरह। अपनत्व और प्रेम की बात मैंने कहा था आप लोगों से, परिवार, मित्र, संबंध, समूह में स्वीकृति, प्रेम और अपनापन वाले पार्ट यहाँ पर आ जाता है। फिर उसके बाद सम्मान, आत्मसम्मान की बात करता हूँ तो सम्मान पाना, प्रतिष्ठा, आत्मविश्वास और सफलता जैसे शब्दों को इसमें शामिल किया गया। फिर उसके बाद आता है लास्ट में आत्म वास्तविकरण भी कह सकते हो आप इसे, आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता भी बोल सकते हो, इसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ऑफ नीड भी कहा जाता है। अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करता है, आत्म विकास और उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ये 5वें स्टेप पर आ जाता है। ये बेसिकली एक पिरामिड है, इसी पिरामिड के रूप में इसको दर्शाया गया है। अब देखिएगा यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी बातें भी लिखी गई है इस पिरामिड में, आप देख भी सकते हैं सभी लोग। कुल 5 अवस्थाएं यहाँ पर बनाई गई हैं, है ना। जैसे अगर मैं आपसे बात करता हूँ ये सेफ्टी नीड को लेकर, और जो है आपके सामने शारीरिक आवश्यकताओं को लेकर या फिजियोलॉजिकल नीड्स को लेकर अगर हम बात करते हैं, तो इन दोनों को बोला गया है बेसिक नीड। ये परीक्षा में पूछा जाता है, इसको बुनियादी आवश्यकता बोला जाता है ना, इसको बुनियादी आवश्यकताएं या ज़रूरतें कही जाती है ये। उसके बाद जब ये तीसरे नंबर और चौथे नंबर की बात करता हूँ स्टीम ऑफ नीड को लेकर, और उसके बाद बिलोइंग एंड लव नीड्स की बात करते हैं अगर हम लोग, तो यहाँ पर साइकोलॉजिकल नीड्स कहा गया इसको मनोवैज्ञानिक ज़रूरतें बोली गई हैं उसको। ठीक है,
और लास्ट की जो एक बचता है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाला, इसका नाम रखा गया है सेल्फ फुलफिलमेंट नीड बताया गया है एक प्रकार से इसे, ठीक है। जो है वास्तविकरण भी कह सकते हो आप इसे, आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। एक प्रकार से सिनोनिम्स इसके शब्द दर्शाए गए हैं। तो तीनों नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, मैं चाहूँगा कि आप याद रखिएगा। यूजीसी नेट में इन दोनों नामों से भी पूछा जा सकता है इसका क्या नाम है, ये भी पूछा, ठीक है। मैस्लो आवश्यकता या पदानुक्रम मानवीय आवश्यकताओं पर आधारित अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो ये लिखा हुआ आत्म सिद्धि की आवश्यकता है, सम्मान की ज़रूरतें हैं, फिर उसके बाद अपनत्व, प्रेम और स्नेह की आवश्यकता है, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा आप लोगों को। उसके बाद सुरक्षा की आवश्यकता है, और एकदम शुरुआत वाली जो होती है वो दैहिक आवश्यकता होती है। तो पहला और दूसरे को बोला गया है निम्न स्तर की आवश्यकता, और तीसरे चौथे पांचवें को बोला गया है उच्च स्तर की आवश्यकता। याद रखिएगा ये भी शब्द। पहले दूसरे को व्यक्तिगत आवश्यकता का नाम भी दिया गया है, तीसरे और चौथे को सामाजिक आवश्यकता का नाम दिया गया है, और चौथे और पांचवें को बौद्धिक आवश्यकता के नाम से भी संबोधित किया गया है। तो व्यक्तिगत, सामाजिक और बौद्धिक आवश्यकताएं भी बेसिकली यहाँ पर पूर्ण होती है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं आप सबके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए शारीरिक ज़रूरतें में क्या क्या है। सबसे बुनियादी ज़रूरतें हैं जो जीवित रहने के लिए आवश्यक हैं, जैसे भोजन, पानी, हवा, नींद, आश्रय। सुरक्षा की ज़रूरतें हैं। एक बार जब शारीरिक ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं तो व्यक्ति सुरक्षित महसूस करने की इच्छा रखता है, और इसमें जानते हो शारीरिक सुरक्षा, नौकरी की सुरक्षा, अच्छे स्वास्थ्य, वित्तीय स्थिरता को भावना जो है बेसिकली शामिल किया गया है सुरक्षा की ज़रूरतें में। उसके बाद प्रेम और अपनापन की आवश्यकता होती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो व्यक्ति दूसरे के साथ बेसिकली क्या हो जाता है, जुड़ने लगता है ना, महसूस करना चाहता है, और इसमें दोस्ती, परिवार और किसी समूह का हिस्सा होने की भावना बेसिकली शामिल करता है। उसके बाद आता है सम्मान की ज़रूरतें। बेसिकली इस स्तर पर व्यक्ति आत्मसम्मान, आत्मविकास और दूसरों से सम्मान प्राप्त करने की इच्छा रखता है, और इसमें व्यक्तिगत उपलब्धि और दूसरों के द्वारा मान्यता बेसिकली शामिल करता है। ये बातें आप जरूर ध्यान में रखिएगा। पांचवा आता है आत्म साक्षात्कार की। यह आवश्यकता जो है यह पदानुक्रम का उच्चतम स्तर है। यहाँ एक व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त करने और यह बनने की इच्छा रखता है जो वह हो सकता है। मतलब बेसिकली ये लास्ट स्टेजेस में आ जाता है, ठीक है, पांचवें अवस्था में। और यहाँ बेसिकली वो सिंपल शब्दों में अगर मैं बात करूँ तो अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने लगता है, क्रिएटिविटी दर्शाता है, आत्म विकास पर बल देता है, जो उसने गोल बनाया है उस उद्देश्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से बेसिकली काम करना शुरू कर देता है। तो ये थी इसकी बेसिकली 5 आवश्यकताएं, मैंने जो अभी आप लोगों से जिक्र किया है, ठीक है। तो हमने अभी क्या पढ़ा यहाँ पर जो है, एक पढ़ा है आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत, और एक हमने पढ़ा है व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा, है ना। क्लियर है इतनी बात, एक बार स्पष्ट करिएगा। जी सर। जी सर, जी सर। अब मैं आप लोगों से थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन करना चाहूँगा, क्या आप लोग जवाब देना चाहेंगे? जी सर, प्लीज। कुछ प्रश्न कर लेता हूँ आप लोगों से, और ये प्रश्न मैं आप लोगों को बनाऊंगा, आप लोग को जवाब देना है, ठीक है, इसके संदर्भ में। बताइए, तैयार हो? यस सर। जी। ओके, ठीक है। तो फिर मैं एक बार पीडीएफ ओपन करता हूँ, रुक जाइए। इसकी चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। कुछ क्वेश्चन करते हैं, और बहुत ही ध्यानपूर्वक आप लोगों को चीज़ों को ध्यान से करना है। यहाँ पर देखिए, पहले तो मैं आप लोगों से एक टॉपिक लेता हूँ, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, ठीक है। ये चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, और इसी के आधार पे कुछ क्वेश्चन करूँगा। देखिए, मेरा सवाल आप सबके सामने ये है कि क्लाइंट सेंट्रल्ड थेरेपी, क्लाइंट सेंट्रल्ड थेरेपी, या आप इसे पर्सन सेंट्रल्ड थेरेपी भी कह सकते हैं, किसने विकसित किया? यह सवाल आपके सामने है। कार्ल रोजर्स। कार्ल रोजर्स। कार्ल रोजर्स।
किसने विकसित किया? तो आपने सीधा सीधा जवाब दिया मुझे, कार्ल रोजर्स का नाम, तो सही जवाब दिया। दूसरा सवाल अगर आपसे ये पूछा जाए, कार्ल रोजर्स की जो ये चिकित्सा पद्धति है ये और किस नाम से जानी जाती है? और गैर निर्देशात्मक गैर निर्देशात्मक चिकित्सा। और किस नाम से जानी जाती है? तो अभी जैसे कोई एक बच्चा नाम दिया है जवाब, गैर निर्देशात्मक चिकित्सा। चिकित्सा, तो बहुत ही अच्छी बात है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। क्लाइंट सेंट्रल चिकित्सा में सफलता के लिए 3 शर्तें हैं, जानते हैं? 3 शर्त हैं। कितनी शर्त हैं? 3 शर्त हैं। अगर आपको इसको सफल बनाना है तो उन 3 शर्तों को आपको पता होना चाहिए। किस में? तो ये बात ध्यान में रखना, पर्सन क्लाइंट थेरेपी 3 शर्त हैं। नंबर 1 पर मैंने आपको पढ़ा भी चुका हूँ, सहानुभूति। बिल्कुल सही जवाब। दूसरा सहानुभूत रहेगा, समानुभूत? सहानुभूत। तो दूसरा आपने जब पहले हाँ, यूनिट 1 में पढ़ाया था तो समानुभूति बताया था। नहीं, यहाँ सहानुभूत आप लेके सहानुभूति सिंपैथी। सिंपैथी, हाँ अरे इम्पैथी, हाँ इम्पैथी जो होता है वो समानुभूति होता है, यहाँ सहानुभूति। नहीं, उस समय सर आपने जोर देकर बोला था कि यहाँ समानुभूति ही लिखना, इसलिए बोल रहे मैंने लिखा तो है समानुभूति, सहानुभूति ही लिखा है जी। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपकी बात शायद। नहीं सर, यूनिट 1 में भी आपने इसको पढ़ाया था ना, तो क्या सहानुभूति, वहाँ समानुभूति आप लिखा है तो बोले थी सहानुभूति न लिखना, समानुभूति ही लिखना है। सहानुभूति देखो कोई मैं शब्द नहीं है। एक समझ गया, एक मिनट नहीं, समानुभूति क्यों नहीं है? सुनिए, मैं आपकी बात समझ गया। देखो एक शब्द और आता है, उसको हम लोग बोलते हैं समानुभूति। समझने वाली बात है, थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा। यहाँ पर समानुभूत और सहानुभूत दोनों बेसिकली एक शब्द हैं, और ये है, इसको हम बोलते हैं इम्पैथी और इसको हम लोग बोलते हैं सिंपैथी। अब देखिए परीक्षा में सवाल अगर जब इसके आधार पे बनाता है पीसीटी पर, अभी मैं क्वेश्चन ही तो करवा रहा था, अभी सहानुभूत और समानुभूत दोनों लेता, लेकिन फिर भी आपने पूछ लिया, मैं सुन लीजिए मेरी बात। देखिए दोनों में बड़ा अंतर है। दूसरे की भावनाओं को उसी की तरह अनुभव करना, मानो कि हम खुद उस स्थिति में हैं, मानो कि हम खुद उस स्थिति में, इसका मतलब है समानुभूति। फिर से सुनो, दूसरे की भावना को उसी तरह अनुभव करना कि मानो हम खुद उस स्थिति में हैं। इसमें दया नहीं होती है, बल्कि समझ और सहभागी अनुभव होता है। दूसरा एक शब्द है, दूसरे की समस्या या खुद को देखकर उसके प्रति दया और करुणा का महसूस करना, दया और करुणा का महसूस करना। यानी आप ये कह लीजिए कि यहाँ व्यक्ति दूसरों के कष्ट को समझकर बाहर से संवेदना देता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कोई मित्र परीक्षा में असफल हो गया, तो आप कहते हैं मुझे तुम्हारे लिए दुख है, क्योंकि वो परीक्षा में बेसिकली बच्चा असफल हो गया, तो वो आपने सिंपैथी दर्शाया, फीलिंग। और कोई मित्र असफल हुआ और आप उसके दुख को ऐसे महसूस करते हैं कि जैसे आप खुद असफल हो गए, और फिर आप उसकी मदद के लिए सक्रिय रहते हैं, तो उस परिस्थिति को हम लोग समानुभूति बोलते हैं। अब यूजीसी नेट में यहाँ पर अगर आप लोगों से क्वेश्चन बनाता है तो कैसे बनाता है, थोड़ा सा वो भी सुन लीजिए, क्योंकि दोनों शब्द बेसिकली कार्ल रोजर से संबंधित हैं, परंतु 3 जो शर्तें हैं वो सहानुभूति के रूप में ही रखिएगा आप लोग, ना कि समानुभूति के रूप में। फिर भी मैं आपसे सवाल करता हूँ एक इसी पर। मेरा सवाल आपके सामने ये है, आई फील सॉरी फॉर यू। मेरा एक क्वेश्चन है, ये बड़ा आसान सा सवाल मैंने बनाया है ताकि समझाने के लिए आपको। आई फील सॉरी फॉर यू। सिंपैथी, समानुभूति। 1 मिनट मैम, पूरा लिख लेने दो। आई फील सॉरी फॉर, ये जो कथन है आपके सामने प्रस्तुत, ये कथन सिंपैथी का है ना, ये कथन बेसिकली सिंपैथी का है।
सॉरी इम्पैथी का है। किसका है बताइए एक बार, का है बात समझ रहे हो ना? मैं फील कर रहा हूँ है ना आपसे, इम्पैथी का है। सर मुझे सबसे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है, ये तो सुन सकते हो। सॉरी क्या कह रहे हो सर? आई फील सॉरी फॉर यू, मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है, तो ये तो हाँ सहानुभूति है ना सर। नहीं नहीं, यहाँ आपका सहानुभूत, यहाँ आपका बेसिकली इम्पैथी शब्द समानुभूत शब्द आ रहा है, समानुभूत। मैं अगर आपसे कहूँ आई कैन अंडरस्टैंड हाउ डिफिकल्ट इट मस्ट बी फॉर यू, बाबू कहाँ है? आई कैन अंडरस्टैंड हाउ डिफिकल्ट इट मस्ट बी फॉर यू, इसका मतलब है कि मैं आपसे यहाँ पे सिंपैथी दर्शा रहा हूँ। लेकिन यहाँ अगर मैं आपसे बात ये कह रहा हूँ कि आई फील सॉरी फॉर यू, या कथन किस उदाहरण को दर्शाता है, तो वो इम्पैथी का। तो सहानुभूत का संबंध सबसे अधिक किस मनोविज्ञान की अवधारणा से मिला है? सर सुनिएगा मेरी बात को, इम्पैथी का संबंध सबसे अधिक किस मनोविज्ञान की अवधारणा से मिला है? तो आप बताइएगा यहाँ पर कार्ल रोजर्स का नाम, ठीक है, कार्ल रोजर्स का नाम। इस वजह से कहीं कहीं परिस्थितियों में इसका नाम बेसिकली सही माना जाता है, इम्पैथी का। तो अब मैं चाहूँगा कि दोनों शब्द आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जहाँ आपने लिखा है सहानुभूत ऑब्लिक करके इम्पैथी तीसरे शर्त वाले में, ठीक है, जहाँ मैं 3 शर्त लिखवा रहा हूँ, पहला मैंने सहानुभूत लिखाया, ऑब्लिक करके समानुभूत भी लिख सकते हो सर, आपके बेनिफिट के लिए ही होगा। प्राथमिकता सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर यह अवधारणा मिला है तो कार्ल रोजर्स में ही देखने को मिला है। दूसरी शर्त क्या थी? दूसरी शर्त क्या थी? दूसरी शर्त क्या थी? बोलिए। बिना शर्त सकारात्मक सम्मान, सकारात्मक सम्मान, बेसिकली सम्मान, ठीक है, ये शब्द आप जरूर ध्यान रखिएगा, है ना। आगे बात करते हैं, एक और सवाल लेते हैं, ठीक है। आगे एक सवाल और कहते हैं कि व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा कार्ल रोजर्स के द्वारा कब दिया गया? सर वर्ष तीसरी भी आता है। शर्त क्या थी? 1940 से 1950 के बीच में। एक मिनट, कोई बच्चा कुछ और पूछ रहा है भाई, बताइए क्या कह रहे हो? तीसरी शर्त, तीसरी सर तीसरी शर्त आपने छोड़ दी। तीसरी शर्त छोड़ दिया था मैंने, तो लिख लीजिए। यस यस सर। सर। तीसरी शर्त लिख लीजिए, प्रामाणिकता। प्रामाणिकता, अनुरूपता सर। अनुरूपता, प्रामाणिकता दोनों बात सिमिलर है मैडम। ओके सर ओके। अनुरूपता भी कह सकते हो और प्रामाणिकता भी बोल सकते हो, दोनों बात एक ही है। ठीक है, ये याद रहेगा आप लोगों को? बताओ। हेलो, हाँ जी मैम बताइए। जी सर। हाँ हाँ, नहीं ठीक है ठीक है ठीक है भाई। तो अभी हाँ अच्छा, अगला सवाल अगर हम बात करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं आप लोगों से, ठीक है। कर ले एक और क्वेश्चन कि पर्सन क्लाइंट थेरेपी कब विकसित किया गया? वर्ष, ये पेन नहीं चल रही यार, इसका पेन ले आओ ना, दूसरी पेन। हाँ तो करो ना उसको, जल्दी ऑर्डर करो उसको, ठीक है। बताओ कितना आएगा ये पे? वर्ष बताओ, वर्ष। 1940 से 50 के बीच में। 1940 का दशक करिएगा सर। 1940 के दशक में ये व्यवस्थित रूप से इसका वर्णन किया गया, लेकिन इसका अगर सही तरीके से वर्ष देखने को मिलता है तो 1951 में ये पूर्ण रूप से डेवलप हो गया। थोड़ा आप लोग लिखते रहिएगा, मैं बोल रहा हूँ। 1940 के दशक में व्यवस्थित रूप से इसका वर्णन हुआ और एक पुस्तक के रूप में ये पर्सन क्लाइंट थेरेपी आई 1951 में, 1951 में ग्रंथ के रूप में, ठीक है भाई। तो ये ग्रंथ लिख लीजिएगा, ये बड़ा इरिटेट कर रहा है। क्लियर है? बताओ। यस सर। जी सर। चलो आगे, थोड़ा
सा पेन में आज प्रॉब्लम हो रही है, फिर भी आते हैं अपने टॉपिक पे तरफ। चलो अब बात करते हैं हम लोग मनोचिकित्सा या मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत पर। यह है, ठीक है, नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, जी सर। है ना। और एरिक एरिक्सन महोदय का नाम बहुत ही फेमस है मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में। इन्होंने कहा कि व्यक्तित्व का विकास, अच्छा ये तो यूनिट ही है बेसिकली व्यक्तित्व के विकास पर, तो जाहिर सी बात है इसी पर बात होगी। तो व्यक्तित्व का विकास पूरे जीवन काल, मतलब इन्फेंसी से लेकर ओल्ड एज तक में सामाजिक और सांस्कृतिक अनुभवों से प्रभावित होकर कुल 8 चरणों में इसका विकास होता है। कितने चरणों में? 8 चरणों में इसका विकास बेसिकली होता है, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं बात करता हूं शैशवावस्था को लेकर, तो शैशवावस्था बेसिकली क्या है? 0 से लेकर 1 वर्ष है। अच्छा, अभी हम आगे बात करेंगे, पहले इसको समझते हैं। एरिक एरिक्सन का सबसे प्रसिद्ध योगदान और उनका मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत ये बताता है कि व्यक्ति शैशवावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक 8 अलग अलग अवस्थाओं से गुजरते हैं और प्रत्येक अवस्था का एक विशेष सामाजिक संकट और चुनौती प्रस्तुत करती है, ठीक है, जिसका स्वस्थ विकास के लिए समाधान आवश्यक होता है। हर एक अवस्था में बातें होती हैं, ठीक है। व्यक्ति के जीवन में कुछ कार्य निर्धारित होते हैं, जैसे हमारे आपके जीवन में कुछ कार्य निर्धारित है जिन्हें वह विभिन्न अवस्थाओं में पूर्ण करने का प्रयास करता है, और प्रत्येक अवस्था में व्यक्ति का सकारात्मक और नकारात्मक विकल्प के बीच जो है संघर्ष होता है ना। हर अवस्था में व्यक्ति को बेसिकली सकारात्मक और नकारात्मक विकल्प के बीच में एक संघर्ष होता है। विकासात्मक संकट की बात करते हैं अगर हम लोग, बेसिकली डेवलपमेंटल क्राइसिस बोला जाता है इसको। मानव की कुल 8 आयु होती है, मानव की कुल 8 आयु होती है। ये बात बताने वाला विद्वान अगर कोई है तो वो एरिक एरिक्सन है। ये बात आप भलीभांति तरीके से जानते भी हैं। और मैं आपको बता दूं कि एरिक्सन ने सबसे पहले 1950 में यानी 1950 में अपनी एक पुस्तक लिखा था चाइल्डहुड एंड सोसाइटी करके, और इसी किताब में इन्होंने इस सिद्धांत को बेसिकली प्रकाशित किया, यानी उस सिद्धांत को दिया। अच्छा, किसी किसी जगह पर आपको अगर मैं बता दूं, इसी थ्योरी का एक और नाम है SR थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इसे SR थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। एरिक्सन का मानना था ना कि प्रत्येक अवस्था में 2 विरोधी विशेषता होती है। भाई जैसे मैंने आपसे बताया, एक विश्वास बनाम अविश्वास, तो विश्वास सकारात्मक शब्द हो गया, अविश्वास नकारात्मक शब्द हो गया। इन दोनों के बीच में बेसिकली क्या होगा? एक संघर्ष होगा। तो समस्या का व्यक्ति जितनी सफलता के साथ समाधान करेगा, उसका उतना ही अधिक उसका विकास भी होगा, है ना। ये बात भी ध्यान रखना है। और इसके 8 अवस्थाओं को अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये सिगमंड फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का विस्तार है ना। एक प्रकार से अगर मैं बात करूं इस बार, तो ये एक प्रकार का उसका विस्तार है, लेकिन एरिक्सन ने सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों को अधिक महत्व दिया है। अच्छा, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों को अधिक कोई महत्व दिया है, तो ये बात जरूर याद रखिएगा आप सभी लोग, एरिक एरिक्सन का नाम, ठीक है। किसका नाम याद रखिएगा? एरिक एरिक्सन का। किसमें? सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों को। उसके बाद देखिए, हर चरण में व्यक्ति को बेसिकली कुछ साइकोलॉजिकल क्राइसिस होंगे, यानी संकट मिलेंगे। यदि संकट का समाधान सकारात्मक रूप से होता है तो व्यक्ति का व्यक्तित्व स्वस्थ के रूप में बेसिकली क्या होगा? विकसित होगा। ये चीज़ें होंगी। अब ये बेसिकली 8 अवस्थाएं हैं, मैंने इंग्लिश में लिखा है यहाँ पे, आप लोग इसको देख सकते हो कि भाई उसकी एज क्या है, फिर उसके अंतर्गत फिर कौन से स्टेजेस में कॉन्फ्लिक्ट होता है, संघर्ष होता है, और अगर वो चीज़ें सही तरीके से सफल होती है तो उसमें क्या चीज़ें बेसिक तरीके से देखा जाए तो क्या चीज़ें डेवलप होती हैं। फिर उसके बाद उसके बारे में यानी डिस्क्रिप्शंस में भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें लिखी गई है इंग्लिश में, फिर भी मैं इसकी हिंदी भी आपको चीज़ें बता रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, कुल 8 अवस्था। अब एक एक करके ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर मैं पहली अवस्था की बात करता हूं तो पहली अवस्था को बोला गया है शैशवावस्था। पहली अवस्था को क्या बोला गया है? शैशवावस्था।
सहस्वावस्था को बोला जाता है विश्वास बनाम अविश्वास। ये बेसिकली 0 से लेकर 18 महीने तक चलता है, यानी आप ये कह लीजिए 1.5 साल तक। यही ना बोलोगे? अच्छा, किसी किसी किताब में 2 साल भी मिल जाएगा आपको, ठीक है, किसी किसी किताब में आपको 2 साल भी मिल जाएगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें बेसिकली ये अवस्थाएं 8 सन 1950 के दशक में ही दिया था इन्होंने, ये बात भी ध्यान रखिएगा आप लोग, 1950 के दशक में। तो देखो, कहता है कि अगर बच्चे की देखभाल करने वाले और दुनिया में विश्वास की भावना विकसित करना, जैसे अगर माता पिता बच्चे की सही तरीके से देखभाल करेंगे तो बच्चे के अंदर बताओ विश्वास पैदा होगा कि नहीं होगा? यस या नो? तभी तो यस सर। आप पर यस सर। करेगा, है कि नहीं? और उनकी ज़रूरतों को लगातार संवेदनशील देखभाल की करने वालों को द्वारा पूरी की जाएगी फिर। और मान लीजिए वही क्रिया बेसिकली अगर माँ बाप बच्चे की देखभाल सही तरीके से नहीं करेंगे, सुरक्षा नहीं देंगे, ठीक है, उसकी भावनाओं का नींव नहीं रखेंगे, तो जाहिर सी बात वहाँ पे अविश्वास पैदा हो जाएगा। तो एक उदाहरण यहाँ पर लिखा गया है, बड़ा आसान शब्दों में चीज़ें बताई गई हैं, अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आपको पूरी अवस्थाएं समझ में आ जाएंगी। जैसे एक बच्चा रोता है और उसकी देखभाल करने वाला उसे तुरंत दिलासा दिलाता है कि जिससे उसे विश्वास की भावना विकसित हो, है ना, विश्वास की भावना विकसित करने में मदद मिल सके और उसकी ज़रूरतें बेसिकली वहाँ पर पूरी हो जाती है, तो वहाँ पर विश्वास बेसिकली क्या होता है, बना रहता है। अब उसी को अपोजिट कर लीजिए तो अविश्वास हो जाएगा वहाँ पर। आप उसकी भावनाओं को अगर अपोजिट कर लेते हैं, आप जो भी उसकी फुलफिल चीज़ें हैं, नीड नहीं करोगे, तो अविश्वास की भावना पैदा हो जाएगी। दूसरा आता है शिशु अवस्था। अच्छा, शिशु अवस्था, अच्छा पहली अवस्था जब सफल हो जाती है ना तो भावना डेवलप होती है, यानी होप डेवलप होता है। दूसरा आता है शिशु अवस्था। शिशु अवस्था नहीं लिखा हुआ आता है, परीक्षा में लिखा हुआ आता है प्रारंभिक बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड लिखा होता है। आप चाहो तो नोट कर सकते हो अपने कॉपी पर एडिशनल जोड़ के, शिशु अवस्था भी आ सकता है, मे बी ये भी चीज़ ध्यान में रखिएगा आप लोग। 18 से देखो यहाँ पर 18 महीने से लेकर बेसिकली 3 वर्ष तक चलता है ये, ठीक है। मैं आपको बता दूं, इसमें बेसिकली स्वायत्तता बनाम शर्म या संदेह कह लीजिए। स्वायत्तता का मतलब होता है एटोनॉमी। स्वायत्तता का मतलब क्या होता है भाई? एटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट। सेम का मतलब होता है शर्म, डाउट का मतलब होता है संदेह करना। अब सिंपल बात है, आस्था या विश्वास का भाव विकसित कर लेता है, शील गुण का विकास इस अवस्था में हो जाता है, स्वतंत्र रूप से बाहरी वातावरण में खोज करना भी प्रारंभ कर देता है। जब माता पिता अत्यंत छोटा समझकर उस कार्य को ना करने दे और शर्म की भावना उसके अंदर, जब वहाँ पे कहेंगे ना बच्चे भाई बहुत तुम छोटे हो, लाओ मैं शौक से या शूज़ आपको पहना देता हूँ, तो बच्चा बेसिकली अपने अंदर क्या करता है, सेम यानी शर्म या संदेह जैसे भावना उसके अंदर डेवलप हो जाती है। इसलिए अगर आपके घर में 18 माह प्लस और 3 वर्ष के बीच का अगर बच्चा है, तो मैं आप सभी बच्चों से, आप सभी लोगों से यही कहूँगा कि अगर वो सेल्फ कोई काम करना चाह रहा है तो आप उसमें हस्तक्षेप ना करें, उसको स्वतः करने दीजिए। साफ शब्दों में यहाँ पे बताया है इरिक्सन ने अपनी थ्योरी में, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे बेसिकली स्वतंत्रता, आत्मनियंत्रण प्राप्त होता है। जैसे जैसे बच्चे नए कौशल को सीखते हैं और अपने परिवेश का अन्वेषण करते हैं तो अपनी स्वतंत्रता का दावा करने लगते हैं और स्वायत्तता की भावना बेसिकली उनके अंदर विकसित हो जाती है। उनके कामों को ना रोकें। अब भाई अलग बात है अगर मान लीजिए वो कोई जिद कर रहा है कोई टॉयज़ वगैरह को लेकर, तो वो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देखो उदाहरण में एक बच्चा अपने जूता स्वयं पहनने की जिद करता है, बिल्कुल सही बात है, और उसका देखभाल करने वाला व्यक्ति धैर्यपूर्वक उसे प्रोत्साहित करता है, मार्गदर्शन करता है और उसमें कहता है स्वायत्तता की भावना पैदा, मतलब उसको मार्गदर्शन देकर उसे कहता है सेल्फ पहनो बेटा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि उसके अंदर स्वायत्तता का विकास हो रहा है। अगर आप वहीं रोक देते हैं, नहीं आप बड़े छोटे हो, आप नहीं पहन पाओगे, लाओ मैं पहना दूँ। अच्छा, कुछ पेरेंट ऐसे होते हैं, अच्छा आप लोगों में से भी कुछ बच्चे हैं जो बेसिकली पेरेंट के रोल पर हों, अपने बच्चे को आप लोग भी मना करते होंगे। अच्छा, कारण क्या है? क्योंकि जल्दबाजी है ना, आप सोचते हो जल्दी जल्दी काम हो जाए, लेकिन आप ये नहीं सोचते हो कि वहाँ बच्चे के अंदर बेसिकली डेवलपमेंट में आप एक बाधा का काम कर रहे हैं, एक बैरियर का काम कर रहे हैं। अतः आप सबसे ये भी कहूँगा कि आप उसे स्वयं करने दें। तीसरी बात, तीसरी अवस्था देखिए यहाँ पर, तीसरी अवस्था बेसिकली अगर हम बात करते हैं इसको प्री स्कूल कहा गया है। मैं आपको बताता हूँ यूजीसी नेट में बेसिकली खेल अवस्था से इसको संबोधित किया गया है। सर इसमें प्रोत्साहन में इसमें स्वायत्तता की भावना आएगी, और यदि उनको मतलब उसका नेगेटिव पॉइंट क्या बनेगा सर?
अगर आप उसे मना करोगे तो जाहिर सी बात है लज्जाशीलता की भावना उसके अंदर नहीं आएगा कि नहीं आप मत पहनो जूता। शर्म या संदेह। हाँ, संदेह, वही लज्जाशीलता, शर्म, संदेह। उसको लगेगा यार मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, मेरे माँ बाप कर लेते। संदेह आ जाएगा, शर्म आ जाएगी, लज्जाशीलता की भावना उसके अंदर डेवलप हो जाएगी, है कि नहीं? बताओ, सही ढंग से अगर निर्देश ना देंगे आप बालक में तो लज्जा, संदेह, है ना, शर्म पैदा हो जाएगा, है ना? वो चीज सर जैसे फर्स्ट वाले में स्पेसिफिक वर्ड आपने होप कहा था, तो इसमें भी कुछ ऐसा है क्या, या हाँ, स्वायत्ता ही अगर होगा? इस अवस्था में सफलतापूर्वक बच्चा अगर कोई चीज को कर लेता है तो इच्छा शक्ति का विकास होता है। अगर सफलता से किया तो इच्छा शक्ति का, इच्छा शक्ति का डेवलप हो गया। और अगर आपने मान लीजिए रोक रोक के काम करवा रहे हो तो भय का विकास हो जाएगा, डर हो जाएगा, है ना, डर हो जाएगा। आज आप लोग जब जाते हो तो पेपर में नहीं कहते हो कि यार बी वाला ऑप्शन सही होगा कि सी वाला सही होगा। हालांकि ये थ्योरी मत सोचिएगा कि आप लोगों के साथ बचपन में ऐसा हुआ होगा, भय पैदा हो गया कि भाई बी वाला सही है कि सी वाला सही है, दोनों में से एक मार लो। बट वहाँ पे डाउट होता है एक प्रकार से, लेकिन थोड़ी चीज़ें आप इसको रिलेट करा सकते हो। फिर भी ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, स्वयं करने देना है, ये आपका कर्तव्य है। अभी से उसको बोल्डन बनाना है, अभी से। जो आप में कमियां रह गई हैं वो आपके बच्चों में कमियां ना रहें, ठीक है? ऐसा भी आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं तीसरी अवस्था में। तीसरी अवस्था बेसिकली खेल की अवस्था है, इसे प्री स्कूल भी कहा गया है, यानी प्री स्कूल का मतलब होता है विद्यालय से पहले। अच्छा, ये अब अलग की बात है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की अगर हम बात करते हैं तो वो कहता है 3 साल का बच्चा अगर हो गया तो आप विद्यालय भेजिए। लेकिन ये बात है सन 1950 की, इरिक इरिक्सन महोदय की, तो इन्होंने इसका नाम रखा कि बच्चा 5 साल बाद विद्यालय जाता है, तो इसलिए उसने कहा प्री स्कूलिंग। अब आप लोग में से अगर कोई किताब वगैरह लिखना चाहता है तो पब्लिश करें और उनकी आलोचना करते हुए इसको प्री स्कूलिंग नाम हटा के आप नाम रख सकते हो नर्सरी वाला या LKG या UKG, जो भी आपको लगे। प्ले वाला कर सकते हो, प्ले स्कूल कह सकते हो। प्री स्कूल के बजाय प्ले स्कूल हो जाना यहाँ पर बेहतर रहेगा, ठीक है? इसका नाम रख सकते हो, क्योंकि NEP के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। और इसी में बेसिकली होता क्या है, पहल शक्ति। अच्छा, पहल शक्ति का कई नाम है, सिंपल बात है भाई, उपक्रम, पहल, है ना, कई नाम से संबोधित करते हैं। अपराध बोध का मतलब होता है दोषपूर्ण या दोषिता, अपराध बोध। ऐसे शब्द देखो, मैं आपको जो बोल रहा हूं, जैसे अपराध बोध तो लिखा हूं परीक्षा में, ये अब जरूरी नहीं कि अपराध बोध आए, अब इसकी जगह आ जाए दोषिता, तो आप ये मत बोलिएगा कि सर ने नहीं पढ़ाया था। याद रखना ये चीज, बात वही है। तो इस अवस्था में बालक ना अधिक सशक्त ढंग से कार्यों में पहल करता है। सामाजिक दुनिया से उसे सक्रियता और पहल शक्ति दिलवाने के लिए एक तरह की चुनौती प्रदान करता है, क्योंकि उम्र उसकी 5 साल हो चुकी है। अब इसी उम्र में बच्चों को उनके शारीरिक शरीर, उनके व्यवहार, उनके खिलौने, इनके पालतू पशुओं के बारे में ध्यान देने को कहा जाता है, और गैर जिम्मेदार, और उसे बार बार व्यग्र किया जाए और उसके अंदर अपराध की भावनाएं फिर डेवलप हो जाएंगी। मेरा कहने का मतलब, पहल करता है और कार्यों की योजना बनाना और उसको पूरा करना सीखना या सिखाना। प्री स्कूलर अपने खेल और बातचीत में ज़्यादा सक्रिय और उद्देश्यपूर्ण हो जाता है और उसमें पहल करने की भावना बेसिकली विकसित हो जाती है। मतलब मैं ये इस काम को करूँगा। आपके घर में 3 से 5 साल के अगर अंदर का बच्चा है, कोई पार्सल वगैरह आता होगा, आप लोग मंगवाते होंगे अपने लिए, रखते होंगे, तो सबसे पहले वही खोलेगा। अगर आपने खोल दिया तो चलो अच्छी बात है, अगर इन केस आपने वहाँ पे कहीं पर रखे हो, अगर देख लिया तो सबसे पहले वही खोलेगा, है ना, गिफ्ट में भाई है क्या चीज़। इसका मतलब वो पहल कर रहा है, वो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो पहल कर रहा है कि वो उसके अंदर बड़ी इच्छा है, जिज्ञासा है कि उसमें है क्या चीज़। हो सकता है उसका टॉय मिले, हो सकता है कुछ और चीज़ भी मिल सकता है, ठीक है? तो ये चीज़ें होनी भी चाहिए, है ना, ये चीज़ें होनी चाहिए। और यही योजना बनाना और कार्यों का अंजाम देने लगते हैं बच्चे। लेकिन चुनौतियों का सामना करने के लिए गलतियां करने पर वे अपराध बोध से जूझ सकते हैं। इन केस आप आए, मना कर दिए, नहीं खोलना भाई, ठीक है? मान लो वो जो भी आप पार्सल आया, खोला और खोलना नहीं था, गलती से खोल दिया और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें मिल गई जिससे वो मान लीजिए ख़राब हो जाए, वो ख़राब कर दे ऐसी कंडीशन पर, ठीक है? तो वो
आप उस पर डांट लगा रहे हो या कुछ चीज़ें कह रहे हो, तो इसका मतलब है उसके अंदर दोष चीज़ें महसूस हो रही है, दोषिता उसके अंदर आ रहा है, अपराध बोध उसके अंदर चीज़ें आ रही है ना। तो अगर मान लो बच्चे गलतियों से सीखते हैं, गलतियों पे डांटना नहीं है, उनको समझाना है, ठीक है, उनको समझाना है। ये साथ साथ मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ, और आप जब काम करोगे बच्चों के साथ, 5 साल का बच्चा मिल गया और कोई गलती कर देता, तो आप उसे डांटना नहीं, उस सेंटर पर या उस कॉलेज में या कहीं पर भी, आप उसको समझाने का प्रयास करना। समस्या का समाधान मारपीट या दंड नहीं है। समस्या का समाधान बेसिकली सकारात्मक तरीके से सोचकर उसका समाधान निकालना, उसको मार्गदर्शन देना, वो समाधान का पार्ट बनता है ना। किसी से लड़ाई झगड़ा करना, बातचीत बढ़ाना, वो बेसिकली क्या अलग पैटर्न बन जाता है। तो एक उदाहरण भी है कि प्री स्कूलर उत्सुकता में या से टेबल लगाने में मदद करने के लिए आगे आता है। बहुत अच्छी बात है, टेबल लगाने के लिए आता है भाई, विद्यालय में है वो, और ये पहल करता है। लेकिन जब गलती से उसकी प्लेट गिर जाती है, तो वह बेसिकली दोषी महसूस करता है कि मैंने गलत काम कर दिया। नहीं, कोई बात नहीं बेटा, गलत हो गया, कोई बात नहीं, टूट गया, दूसरा आ जाएगा, ठीक है। आइंदा ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है, बस इतना काफ़ी है। उस पर डांट फटकार लगाना, ये बेसिकली एक अच्छा पेरेंट रोल नहीं कहलाएगा, पेरेंटिंग रोल नहीं कहलाएगा। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना है। आप लोग, आपके लिए भी है और आपके प्रैक्टिकल के लिए भी है, जब आप जॉब करेंगे वहाँ पर भी। चौथी अवस्था आती है ये स्कूला। अब ये चारों अवस्थाएं सिगमंड फ्रायड के 4 स्टेजेस मैच करती हैं, एकदम डिक्टो, जो मैंने अभी आपको बताया है। ये आ गया स्कूल। अब 5 से लेकर 12 वर्ष की आयु है। अच्छा, अगर मान लीजिए जो ऊपर वाली अवस्था था, अगर सफलतापूर्वक कर लेगा, तो इस अवस्था में उद्देश्य की भावना डेवलप होती है। पहले वाले में आशा, दूसरे में इच्छा, तीसरे में उद्देश्य, पर्पस। चौथे में बात करते हैं, इसे देखो स्कूल आयु। अच्छा, अब देखो 5 से लेकर 12 वर्ष की आयु है, ठीक है। इसको जानते हो, यौना आरंभ भी कहा गया है। याद आ रहा है आप लोगों को प्यूबर्टी? प्यूबर्टी जी सर। स्टेज मैंने आपको पढ़ाया है। प्यूबर्टी का शुरुआती दौर जो है, आप 12 वर्ष है, क्योंकि लास्ट ईयर है 12, तो इसलिए 12 वाले को उसको टच करता है ये, इसलिए प्यूबर्टी या यौना आरंभ कह सकते हो आप। अब देखो, सामाजिक परिवेश में क्षमता और कौशल का विकास होता है। स्कूली उम्र के बच्चे शैक्षिक, सामाजिक और शारीरिक कौशल में दक्षता विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, और अपनी साथियों से वो बेसिकली बातचीत करना या उसमें कंपेयर करना, और अगर उन्हें लगता है कि वे बराबर नहीं है, तो उनमें हीनता की भावना बेसिकली विकसित हो जाती है। देखो, बालक जब नए ज्ञान और कौशल का विकास परिश्रम पूर्वक कर लेता है, आप जाओ पहले इधर से, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, जब बालक नए ज्ञान और कौशल का विकास परिश्रम पूर्वक करता है, तो मौलिक कार्यों में, बौद्धिक और सामाजिक कार्यों में प्रवीण और मित्र मंडली और स्वीकृति जैसी क्रियाओं को बेसिकली आत्म विकास पर बल देता है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि अगर वही क्रिया बेसिकली सफल नहीं हो पाता है, तो वहाँ पर सफल ना होने पर निष्कृष्टता की भावना उत्पन्न हो जाती है, असफलता की अनुभूति हो जाती है, आत्मविश्वास की कमी देखने को मिल जाती है। अगर शिक्षा, समाज और शारीरिक कौशल में अगर वो सही तरीके से डेवलप है, तो भाई फिर तो अच्छी बात है। इनकेस यदि मान लीजिए वो कंपेयर करता है अपने साथी से कि मैं थोड़ा सा उससे वीक पॉइंट पे हूँ, या उससे मैं डीले हूँ, मेरा विकास डीले हो रखा है, तो उसके अंदर हीन भावना विकसित हो सकती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। स्पष्ट, क्लियर बताओ? जी सर। जी। तत्पश्चात अगर मैं आपसे बात करता हूं, तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, और बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल है कि एक बच्चा पढ़ना सीखने के लिए कड़ी मेहनत करता है, और जब वह अपने सहपाठियों और सफलतापूर्वक कई पुस्तकों को पढ़कर सुनाता है, तो उसे परिश्रम की भावना का महसूस होता है। इसलिए 5 से 12 वर्ष का बालक है, तो आप अलग अलग स्टोरी उसको जब पढ़ने के लिए देंगे, अलग अलग चीज़ें या पजल करने के लिए आप उसे देंगे, तो बच्चा जब वहाँ पे एक्टिविटीज़ में वो सक्षम होगा, तो उसके अंदर जानते हो क्या डेवलप होता है? उसके अंदर क्या चीज़ें डेवलप होती है फिर बताओ? अरे भाई, परिश्रम करने की भावना। परिश्रम करने की भावना वहाँ पर डेवलप होती है ना। छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप ध्यान रखिएगा।
अगर सही तरीके से वो चीज़ें सफल होता है तो उसमें सामर्थ्यता शब्द डेवलप होता है, या उसे सक्षमता भी आप कह सकते हैं। आता है पांचवा स्टेज। पांचवा स्टेज बेसिकली किशोरावस्था है, 12 से लेकर 18 वर्ष है। 12 से लेकर 18 वर्ष की आयु की अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो ये किशोरावस्था है। बेसिकली इसमें अगर हम बात करते हैं तो अहम पहचान वर्सेस पहचान भ्रांति चीज़ें होती है। पहचान वर्सेस भूमिका भ्रम भी आप कह सकते हैं। स्वयं की पहचान और सुसंगत भावना का निर्माण करना। किशोर स्वयं के बारे में स्पष्ट समझ विकसित करने के लिए विभिन्न भूमिकाओं और मूल्यों और विश्वासों का अन्वेषण करते हैं, और इसी अवस्था की चुनौतियों का सामना करते हुए उन्हें भूमिका संबंधी भ्रम का अनुभव भी हो सकता है ना। अब सुनने वाली बात यह है, आपके लिए समझने वाली बात है, चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने एक बात आपसे ये कहता हूँ, युवा व्यक्ति दूसरे से घनिष्ठ संबंध बनाने का प्रयास करेगा। ऐसा ना कर पाने पर सामाजिक और संवेगात्मक दृष्टि से वो अलग थलग हो जाएगा। ये बात सिंपल है। अगर स्वयं से पहचान बनाता है तो फिर तो बेहतर है, अपनी आइडेंटिफाई ना रहा है। और यदि वो चीज़ों में विश्वास या मूल्य या भूमिकाएं को खोज करने में असमर्थ होता है, या वहाँ पे चुनौतियों को उसको सामना करना पड़ता है, तो उसके अंतर्गत भूमिका संबंधी भ्रम पैदा हो जाता है। एक है ना, भ्रम पैदा हो जाता है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? बोलो। जी सर। और यही क्रिया अगर सही तरीके से वो कर लेता है तो उसके अंदर कर्तव्य निष्ठा की भावना विकसित होती है। कर्तव्य निष्ठा की भावना। एक किशोर कपड़े और संगीत की विभिन्न शैलियों के साथ प्रयोग करता है, क्योंकि वह यह जानने की कोशिश करता है कि वह कौन है और वह कहाँ फिट बैठता है। ठीक है, तो स्वयं करने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब है कि वो बेसिकली अपने अंदर अपनी एक पहचान बनाने का प्रयास कर रहा है। छठे अवस्था को युवा वयस्कता बोला गया है। यूजीसी नेट में अगर हम बात करते हैं तो इसकी जगह नाम लिखा हुआ आता है प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था, अर्ली एडल्टहुड। इसी को अंतर्गतता भी कहा जाता है, और इसी को ही घनिष्ठता भी बोला जाता है। इसी को ही बेसिकली आत्मीयता बोला जाता है। पेपर में आत्मीयता शब्द आया था, आत्मीयता वर्सेस अलगाव। अलगाव कह लीजिए या विलगन कह लीजिए, बात एक ही है। ये बेसिकली 18 से लेकर 40 वर्ष है। अब देखिए, सिंपल बात है, आप में से जितने लोग इस समय 18 से 40 के बीच में आ रहे हो, अपनी सारी एक्टिविटी यहाँ पे सोच सकते हो। जैसे देखिए, घनिष्ठ प्रतिबद्ध स्थापित करना। युवा वयस्क दूसरे के साथ घनिष्ठ और पूर्वक संबंध बनाने की कोशिश करना। अगर उन्हें ये घनिष्ठ संबंध बनाने में कठिनाई होती है तो अलगाव की भावना भी जूझ सकते हैं। भाई ठीक है, अगर आप हमसे सही तरीके से बोलेंगे तो आपसे भी हम भी बोलेंगे। आप ईगो दिखाओगे, घमंड दिखाओगे, एटीट्यूड दिखाओगे, तो आप अपने घर, हम अपने घर। इसका मतलब अलगाव की भावना होता है कि नहीं होता है? बताओ आस्था। यस सर, यस ये सर। चीजें बेसिकली अंतर्गतता और अलगाव की चीजें होती है। यहाँ पर एग्जाम्पल है भाई, एक युवा वयस्क डेटिंग और अपने साथी के साथ प्रतिबद्ध संबंध बनाने की चुनौती का सामना करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ बेसिकली क्या शब्द शामिल, अगर मान लीजिए घनिष्ठ संबंध बन रहा है, ठीक है, तो वो क्रिया बेसिकली सही तरीके से अंतर्गतता को रिलेट करा रही है, आत्मीयता बन रहा है। ठीक है, वहाँ पे अपनत्व वाली भावना आएगी। और यदि वहाँ पे आपका संबंध चुनौतीपूर्ण हो रहा है, संघर्षपूर्ण हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आप अपनी जगह, हम अपनी जगह, यानी अलगाव। और सही तरीके से अगर ये चीज़ें होती हैं तो यहाँ पे जानते हो प्रेम की संज्ञा दी जाती है, स्नेह की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है 7वां, यानी 7 नंबर का पॉइंट, जनन क्षमता वर्सेस ठहराव। जनन क्षमता वर्सेस ठहराव, इसको वयस्कता अवस्था कहा गया है। मैं आपको इसे आप ये कह लीजिए उत्तर प्रौढ़ावस्था भी बोल सकते हो। उत्तर प्रौढ़ावस्था मतलब एक प्रकार से, नहीं उत्तर प्रौढ़ावस्था नहीं कह सकते उसको, मध्य है ना, ये तो मिड में आएगा। उत्तर प्रौढ़ावस्था लास्ट में आता है। मिडिल एडल्टहुड होगा ना, मिडिल एडल्टहुड होगा, है ना, मिडिल एडल्टहुड होगा। तो इसे जनरेटिव, इसे अगर हम कहें तो जननात्मक कह सकते हैं,
या इसे उत्पादकता कह सकते हो, या इसे आप उत्पादनशीलता कह सकते हो, इसके कई नाम हैं। और वर्सेस अगर हम बात करते हैं तो ठहराव का मतलब क्या होता है? स्थिरता का मतलब गतिरोध, मंदता। अब सुनिए, जननात्मकता का अर्थ होता है अपनी अगली पीढ़ी के साथ साथ सामाजिक कल्याण के लिए सोचना, वो होता है जननात्मकता। जब जननात्मकता चिंता उत्पन्न नहीं होती है तो स्थिरता का खतरा बढ़ जाता है, ये बात सत्य भी है ना। अब देखो, प्रौढ़ा के दौरान में या प्रौढ़ के दौरान में व्यक्ति युवा व्यक्तियों को सहयोग देने और निर्देश देने के सक्रिय ढंग से भूमिका निभाते हैं। ऐसा ना करने पर उसके विकास में गतिरोध विकसित हो जाता है ना, गतिरोध विकसित हो जाता है। तो मेरा कहने का भाव यहाँ पे क्या है कि समाज और भावी पीढ़ी के लिए योगदान। मध्य वयस्कता में व्यक्ति उत्पादक होने पर और काम, परिवार और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से समाज के कुछ वापस देने पर ध्यान केंद्रित होता है। अगर उन्हें लगता है कि सार्थक योगदान नहीं दे रहे हैं तो उन्हें ठहराव का एहसास हो जाता है ना, ठहराव का एहसास हो जाता है। देखो, प्रौढ़ के दौरान में व्यक्ति युवा व्यक्तियों के सहयोग देना या निर्देश देना या सक्रिय ढंग से भूमिका निभाना या ऐसा ना कर पाने पर विकास में गतिरोध विकसित हो जाता है ना। सिंपल बात है, अगर आप 40 से 65 साल की उम्र में हैं, आप दूसरों की मदद करते हैं, योगदान देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, इस तरीके की बातें बनती है तो बेहतर माना जाता है। इन केस अगर वही चीज़ें ना हो तो सिंपल सी बात है, भविष्योन्मुखी की कमी अपने से पूरे समाज या भविष्य की पीढ़ी पर बेसिकली क्या हो जाता है, एक प्रकार से स्थिरता या ठहराव शब्द आ जाता है। जैसे एक शब्द दिया गया कि एक मध्यम आयु वर्ग का वयस्क अपने कार्य स्थल पर ना एक युवा सहकर्मी को सलाह देता है। जैसे आप देते होंगे अपने मित्रों वगैरह को या अपने पड़ोस पे या अपने इर्द गिर्द जो भी होते हैं उनको आप सलाह देते हो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक प्रकार से आप चीज़ों को क्या करने की कोशिश कर रहे हो, जननात्मकता या उत्पादकता की बात कर रहे हो। तथा अगली पीढ़ी को मार्गदर्शन देने के लिए अपना ज्ञान और अनुभव का साझा कर रहे हो, तो इसका मतलब है उत्पादकता की बात। और यही अगर ज्ञान और अनुभव देने में आप समर्थ होते तो इसका मतलब आप स्थिर हो, मंदता है, गतिरोध शब्द आपके अंदर है। और एक लास्ट, उत्तरार्ध, वयस्कता के उत्तरार्ध यानी उत्तर वयस्कता या उत्तर प्रौढ़ावस्था कह लीजिए, मैच्योरिटी इसको कहा जाता है। और इसमें देखो, अहम अखंडता या परिपक्वता में अहम संपूर्णता और समग्रता शब्द आ जाता है। तो देखो, इसका कई नाम है। एक तो उत्तर प्रौढ़ावस्था कह लो, या तो इसी को आप बोल लीजिए परिपक्वता, या आप इसी को बोल लीजिए वयस्कतावस्था। अब इसी को कह लीजिए अहम संपूर्णता या अहम अखंडता या समग्रता या आत्मनिष्ठा, कई नाम से इसको जाना जाता है। वर्सेस निराशा मतलब डिसिपेयर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जीवन पर चिंतन करना, अर्थ और संतुष्ट खोजना। मतलब देखो, सिंपल बात है, आप 65 प्लस की आयु है आपकी, जीवन का अंतिम वर्ष में व्यक्ति अपने आप से प्रश्न पूछता है ना कि अपने जीवन में कुछ महत्व रहा कि नहीं। यदि उत्तर हाँ में है तो मान लीजिए वो आत्मनिष्ठा हुआ, भाव रखा। यदि उत्तर नहीं है तो वो निराशा का भाव हुआ। होता है ना, आपके घर में कोई, आपके रिलेशन में या आपके गांव के आसपास कोई ऐसा एक व्यक्ति होगा जो बुजुर्ग हो गया होगा, अपने युवा अवस्था में वो खूब ऐश किया होगा एक प्रकार से, है ना, हर चीज़ों को लेकर, लेकिन आज उसका हो सकता है कोई सहारा ना हो रहा हो। तो अब ऐसी कंडीशन पर वो बिस्तर पर जब सोच रहा है तो उसके अंदर एक निराशा का भावना उत्पन्न हो रही होगी उस समय। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप अभी युवा हैं तो आप जितना चीज़ें कर लीजिए अपने लाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, उतना बेहतर है आपके लिए। अन्यथा जब आप 65 प्लस में होंगे तो ये बात तय है कि आप वहाँ पर बेड पर बैठे बैठे या सोए सोए आप ये ज़रूर सोचेंगे कि मैंने अपनी लाइफ में किया क्या है ना। और मैं आप सभी लोगों से एक बात बताता हूँ, अपनी लाइफ अगर आप लोगों ने अगर मनुष्य का जन्म लिया है तो एक बड़ा काम, जैसे कोई बड़ा काम करना, ज़मीन लेना या कुछ इस तरीके से काम ज़रूर करो अपनी लाइफ में। ये आप घर बनवाओ, है ना, एक बार ज़रूर अपने लाइफ में ये चीज़ करनी चाहिए आप लोगों को। अगर ऐसा नहीं है तो आप करने की पूरी कोशिश करो। अभी देर नहीं हुआ है, आपके पास समय है ये करने के लिए। अपने लाइफ में एक बार ज़रूर ऐसा काम करना चाहिए। और मेरा मानना भी है ये कि अगर आपका एक बार एक इंसान को अगर जन्म लिया है तो उसको अपना मकान या ज़मीन लेना चाहिए, आप बनवाना चाहिए घर वगैरह, ठीक है, ये करना चाहिए। और यही चीज़ें बेसिकली आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपके भविष्य के लिए बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए, है ना। भले आपके पास बतेरे ज़मीन है, बहुत सारे हैं, बहुत पैसे वाले हैं, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, लेकिन आप कमा कर एक बार अच्छा करने की कोशिश करें, ठीक है। तो यहाँ देखिए कहा कि जीवन पर चिंतन करना, अर्थ और संतुष्ट खोजना, यानी वयस्कता का अंतिम चरण है या अंतिम वर्ष है जहाँ व्यक्ति अपने जीवन पर नज़र डालता है,
अपनी उपलब्धियों पर, अपने रिश्तों पर, अपने अनुभव पर विचार करता है। उन्हें लगता भी है कि उन्हें एक सार्थक और संतुष्टिदायक जीवन जिया है। ठीक है, तो फिर तो अच्छी बात है। और किसी को परेशान करके लाइफ में जी रहे हो तो फिर तो अच्छी बात नहीं। अपने फायदे के लिए दूसरे को अगर आप तकलीफ दे रहे हो तो ये गंदी बात है, ये अच्छी बात नहीं है। आने वाले टाइम में आप उस पर निराशा का अनुभव उत्पन्न करेंगे ज़रूर। समय बराबर नहीं होता है। आप अगर आज खुश हैं तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप दुखी भी हो। ठीक है, वजह हो सकता है प्रकृति। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं, आप साइंस है, आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, इसलिए कुछ चीज़ें उसको साइंस को लेकर चला करो, प्रकृति को लेकर चला करो, है ना। दर्शन अगर आप पढ़ेंगे प्रकृतिवाद तो वो साफ शब्दों में कहता है सब प्रकृति पर आधारित होता है, सब प्रकृति करती है, इंसान कुछ नहीं करता है। प्रकृति के अनुसार सब चीज़ें होती है, जो आप सोचते हो उसी के अनुसार होगा वो चीज़ें। इसलिए पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो, अच्छा करो, अच्छा रहने की कोशिश करो। बात करते हैं कि उदाहरण को लेकर एक वृद्ध व्यक्ति अपने पोते पोतियों के साथ कहानियाँ और जीवन के सबक साझा करता है। बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा कोई आपके घर में है बुजुर्ग व्यक्ति अगर ऐसा करता है, बहुत बढ़िया काम करता है। और भावी पीढ़ी को अपने ज्ञान को हस्तांतरित करने में अर्थ और उद्देश्य को खोजता है, तो वही बेसिकली क्या कहलाता है, एक प्रकार से परिपक्वता, अहम संपूर्णता, समग्रता कहलाता है। और यही अवस्था अगर सही तरीके से सफल होती है तो इसे बुद्धि की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो ये था कुल 8 अवस्थाएं। काफ़ी इंटरेस्टेड था, रुचिकर था आप सभी लोगों के लिए, और उम्मीद भी मैं करता हूं कि आप सभी लोगों ने इस पर फोकस भी किया होगा। परीक्षा में एक सवाल इससे ज़रूर पूछा जाएगा। कोई डाउट वगैरह है तो आप पूछ सकते हो। अभी है कोई डाउट, बताइए। नहीं सर, अभी नहीं है। चलो बहुत बढ़िया है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट